तो राम राम, केम छो, सत श्री अकाल बच्चों। और ये वीडियो आप तक पहुंची है या इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप यूपी टेट की सीरियस प्रिपरेशन करने के मूड में हैं। तो सीरियस प्रिपरेशन करने के मूड में है तो मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा वो आप ये बात करूंगा कि जो बेस है हमारा उसको 110 प्लस नंबर तक हम अपना कैसे लेकर के जाएँ, क्योंकि यूपी टेट में 110 प्लस नंबर लाना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है। और बाकी जितना भी स्ट्रैटेजी है और जो भी गाइडेंस है, जो चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से बता सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कितना रोल रहता है प्रीवियस ईयर पेपर का, इन सारी चीज़ों की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाकी जो नोट्स वगैरह हैं या जो भी कंटेंट यूपी टेट से रिलेटेड है वो आपको सारा का सारा मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा, उसकी जो लिंक है वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो ठीक है, मैं हूँ आश्रय मिश्रा और आप हैं यूपी टेट के बच्चे, यूपी टेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा, वो कैसे दूंगा, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि यूपी टेट है क्या। ठीक, तो बेसिक देखो, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने यूपी टेट की या टेट की, यूपी टेट सी टेट या किसी भी टेट की प्रिपरेशन पहले करी है, उनको सबको तो पता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बीएड बीटीसी करके इसी साल आए हैं इस फील्ड में, तो वो बच्चे एक बार समझ लो कि यूपी टेट आपको नौकरी नहीं देता है। ठीक है, यूपी टेट आपको नौकरी नहीं देता है। यूपी टेट एक टोकन है, क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें 90 नंबर लाने हैं आपको। इतना आप बेसिक मान के चलिए, 90 नंबर लाने के बाद में आप पास हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट देने के लिए। ठीक, जब सुपर टेट आएगा तब, मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा, जब सुपर टेट आएगा तब, क्योंकि बहुत लॉन्ग एगो, ठीक है, बहुत समय हो गया यूपी में सुपर टेट नहीं आया है। और कब आएगा इस बारे में भी कुछ कहना तो खैर फिर ये ठीक नहीं रहेगा। अपना टारगेट क्या है, ठीक है, अपने को सुपर टेट जब आएगा तो अपने को तो देना ही है ना। तो जब आएगा, क्योंकि देखो चांसेस ये हैं कि इस साल सुपर यूपी टेट आया है तो चांसेस हैं कि हो सकता है यूपी टेट के बाद में सुपर टेट आ जाए। तो सुपर टेट जब आएगा तो ऐसा नहीं है कि सुपर टेट के लिए हमको 1 साल या 6 महीने 7 महीने की टाइम दे दिया जाए कि हाँ सुपर टेट की तैयारी कर लो। नहीं दिया जाएगा, कम टाइम दिया जाएगा। तो सुपर टेट के लिए जो रास्ता है वो यूपी टेट से होकर के जाता है। यूपी टेट का काफ़ी सारा सिलेबस सुपर टेट से मिलता जुलता है। तो अगर आप यूपी टेट की सही से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सुपर टेट का लगभग 30 से 40% कंटेंट तो तैयार ही हो जाएगा, अगर सीरियस तरीके से यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। फिर इस चीज़ को बहुत कायदे से समझिएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी किसके लिए, अपने लिए ईमानदार होकर के पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ में चीज़ें अच्छी होंगी। इसलिए आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा शाम को आने वाले हैं, किताबें खोल के बैठेगा, दिन भर घूमते रहे। अपने लिए ईमानदार हो कि शाम को अपने आप से पूछो कि क्या मैंने जितना सोचा था उतना मैंने आज पढ़ा, तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, 110 नंबर का क्या है, कट ऑफ की टेंशन लेनी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको 90 नंबर लाना है। ऊपर जितने नंबर बढ़ाने उतने आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक, इसलिए मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन किस तरीके से आपको मार्क करने हैं। फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, रटने के बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ यूपी टेट के लिए नहीं पढ़ रहा हो। सिर्फ यूपी टेट के लिए होता तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी याद कर डालो सारे के सारे, अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन फिर सुपर टेट में क्या करोगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पर ध्यान दो तो आपको वो चीज़ें बेनिफिट होंगी आपके लिए सुपर टेट में। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट रहो, अपने खुद की ईमानदारी से पढ़ो कि खुद को लगना चाहिए कि हाँ आज मैंने पढ़ाई की है। लगभग 3 महीने हैं हमारे पास में, क्योंकि 27 मार्च से एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना है वो शुरू हुआ है और लगभग 2 3 4 जुलाई को आसपास एग्ज़ाम होगा। तो बीच में हमारे पास में 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के टाइम को हम 3 महीना ना देख करके हम 90 दिन देखते हैं। ठीक है, हम 90 दिन देखते हैं। तो डे वाइज अगर आप चेक करते हैं, देखो इसमें 90 दिन में मुझे इतना पता है कि मैं मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो मिनिमम 100 क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो 9,000 क्वेश्चन तो आपके ये हो जाते हैं। ठीक, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं दूंगा। 9,000 क्वेश्चंस तो आपको मैं याद कराऊंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो 90 दिन को 90 दिन समझ के पढ़ो कि अगर आप डेली 100 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं ना, तो एंड ऑफ द 3 मंथ आपके पास में 9,000 क्वेश्चंस होंगे जो टोटली बेस्ड होंगे यूपी टेट के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फिर 3 चीज़ें जो आप लोगों को करनी है, सबसे पहला NCERT 6, 7, 8 को आराम से देखो। हालांकि अभी कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि यूपी टेट में NCERT से क्वेश्चन नहीं आता। अरे भैया, ये कक्षा 3 से 5 की NCERT की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ से ये आता है कि हाथी का वजन कितना होता है, हाथी कितने पत्ते खाता है, ये वो सीटेट के लिए होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 6, 7, 8 की। 6, 7, 8 का मतलब हो जाता है हवा पानी सारी चीज़ें, उसमें साइंस भी है। 6, 7, 8 में साइंस भी है, जियोग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यूपी टेट के लिए तो है। ठीक है, अगर कोई आपसे आकर के कल को ये कह देता है कि यूपी टेट में जो है NCERT नहीं आती, तो यूपी टेट में NCERT नहीं आती, मैं भी मानता हूँ। कौन सी नहीं आती? 3 to 5 की EVS नहीं आती है। 3 to 5 में NCERT में EVS की जो बुक चलती है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में। सीटेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है या 270 डिग्री घुमा सकता है, या कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो ये सारा का सारा EVS 3 to 5 में दिया हुआ है, वो सीटेट के क्वेश्चन के लिए है। लेकिन हम किस मतलब मैं किस NCERT की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ 6, 7, 8 की। 6, 7, 8 की साइंस, 6, 7, 8 की SST। ये आपको साइंस और सोशल साइंस में हेल्प करता है। वहाँ से क्वेश्चंस आपको बेस क्लियर होगा क्वेश्चन का। ठीक है, फिर बात करते हैं बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट। वो कैसे होगा? नोट्स बनाओ, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स अपने बनाओ। 90 दिन मतलब जो है इनफ टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में क्या होता है, खुद के हाथ से लिखा हुआ कॉन्सेप्ट जल्दी याद होता है, बजाय उन उन किताबों के जो मतलब प्रिंट फॉर्म में आपके पास में है या किसी दूसरे के लिखे हुए नोट्स हैं, वो कम याद होते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया। PDF के माध्यम से 0 लेवल से शिखर तक की तैयारी, PDF ये आपको मैं दूंगा, जो नोट्स आपके हैं एज मच एज आई कैन मैं उतना प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आती है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको करने ही करने हैं। जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, 2013, 2016, 17, फिर 19 में हुआ है, 18 में भी हुआ है आई थिंक, और 19 में हुआ है और 22 में हुआ है। ये इस तरीके से कुछ है, 22 में हुआ है या 23 में हुआ है, ये देख लूँगा। ये मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे मतलब 6 जो एग्ज़ाम हुए हैं इनकी PDF, प्रीवियस ईयर पेपर की PDF ये मैं टेलीग्राम उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक, ये इतना समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है प्राइमरी लेवल के। अब सिलेबस की बात करते हैं। 1 to 5 में क्या होता है, बाल विकास, ये 30 नंबर का आता है और बच्चा यहीं पे नंबर अपने खो देता है। क्योंकि CDP से जो क्वेश्चन आता है, जो अभी तक की CDP आप लोगों ने पढ़ी है BEd BTC में या किसी भी उसमें, CDP उस तरीके से नहीं आती है। CDP जो 1 लाइनर होता है, और MCQ जब आता है, जब क्रिया प्रसूत के 20 नाम होते हैं, उन 20 नामों में से कोई एक नाम उठा करके MCQ बना दिया जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहा है, किस अनुबंधन की बात कर रहा है, किसमें क्या अनुबंधन होता है, और क्या स्टिमुलेंट होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, कि कुत्ता पे जो प्रयोग किया वो किसने किया। ठीक है, इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिक को कैसे याद करना है, उसी से 30 मार्क का आपका क्वेश्चन आना है। हिंदी की बात करें, हिंदी 30 मार्क की होती है, बहुत कठिन हिंदी नहीं होती है। ठीक है, इसमें से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, हर बच्चा कर लेता है। फिर सेकंड में आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई भी ले सकते हैं, और इसमें भी बहुत कठिन नहीं होती है। 15 क्वेश्चन इसमें भी ऐसा होता है जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट पे होते हैं, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है, जो अब तक आप पढ़ करके आए हैं, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे यूपी टेट देने चले आए। आपने हाई स्कूल किया होगा, उसके बाद में 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, फिर BTC भी किया होगा। तो इतना सब जो 20 साल में आपने पढ़ा है, 20 साल में हिंदी भी पढ़ी होगी, 20 साल में इंग्लिश भी पढ़ी होगी, तो ये 15 क्वेश्चन उस 20 साल के पढ़ा हुआ जो आपका है उसी से हो जाते हैं। बस 15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं। पर्यावरण का मैंने आपको बता ही दिया, NCERT प्लस बेसिक जो है साइंस और SST से आता है। मैथ का क्या है कि 30 नंबर की मैथ आती है, और ये भी बेसिक ही होती है। 15 क्वेश्चन इसमें बेसिक होते हैं, और 15 के लिए हमको मेहनत करनी है। ठीक, ये हो गया। CDP का मैं बता चुका हूँ। CDP तो ये तो CDP तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस 30 में से आपको तैयार करूँगा 27 नंबर के लिए। ठीक, अगर आप सीरियस होकर के पढ़ेंगे तो 27 नंबर कहीं नहीं गए। वही हिंदी का है, इंग्लिश का है और EVS का है। मैथ मैं देखता हूँ, अगर मैं पढ़ा पाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा, वरना हो सकता है कि मैं मैथ ना पढ़ाऊँ। ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मैं इसलिए क्योंकि मेरी मैथ ज़्यादा अच्छी है, मैं मैथ समझा नहीं पाता हूँ सामने वाले को। फिर बात करते हैं आगे। जूनियर लेवल में क्या होता है, तो देखो बाल विकास, हिंदी और इंग्लिश ये सेम है, जो 1 to 5th में है वही 6 to 8th में है। सिर्फ अलग जो हो जाता है वो 60 नंबर का अलग हो जाता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ एंड साइंस आएगी 60 नंबर की, और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको सोशल साइंस आएगी 60 नंबर की। ठीक है, ये 150 नंबर बन जाते हैं। फिर आगे
आगे मैथ में क्या है कि जितने कोर कॉन्सेप्ट हैं, कोर फोकस एरिया, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे बोर्ड मास है, HCF है, LCM है, कैलेंडर है, इसके अलावा CISI है, ठीक है, CISI से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये है परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस है, इनसे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी इसका जो सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा सिलेबस। उसमें एक एक टॉपिक का नाम है कि किस किस टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक जो है वो ऑफिशियल है। मैथ अगर कमज़ोर हो तो भी बहुत बुरी बात नहीं है, और एकेडमिक मैथ आती है, क्योंकि इसमें अगर आप कुछ ना करें 6 to 8 वाले किसी बच्चे को पकड़ के ट्यूशन पढ़ाने लगें तो उससे भी आपकी मैथ जो है वो बेटर हो सकती है यूपी टेट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 to 8 के बच्चे को मैथ पढ़ा देने से आपकी SSC की मैथ जो है कवर हो जाएगी, लेकिन अगर यूपी टेट के लिए 6 to 8 के किसी बच्चे को कोचिंग पढ़ा दीजिए, या 6 to 8 वाली जो उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट में जो सरकारी किताबें होती हैं, है ना, मैथ की, वो 6 to 8 की किताबें ले लीजिए और उसमें एक एक चैप्टर सॉल्व कर डालीजिए, क्योंकि 90 दिन है आपके पास में। डेली एक चैप्टर भी सॉल्व करेंगे, घर में आपसे कोई छोटा हो या आपसे कोई बड़ा हो, उससे भी अगर इस मैथ के ये चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ के हैं, जैसे पाइथागोरस की प्रमेय है, ठीक है, और बोर्ड मास है, HCM LCM है, ये मैंने बता दिया, CISI है, प्रॉफिट लॉस है, या फिर जो क्षेत्रफल और आयतन वाले सूत्र हैं, मतलब एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये जो चैप्टर है, मेंसुरेशन है, तो इनके बेसिक भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपकी मैथ यूपी टेट के लिए अच्छी हो जाएगी। फिर पैडागॉजी यूपी टेट में नहीं आती है, पैडागॉजी इसमें लिख गया है, पैडागॉजी नहीं आती है, पैडागॉजी सी टेट में आती है। फिर अप्रोच क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एग्जाम लेवल MCQ, ये आपको मैं दे दूंगा। MCQ तो मैं दे ही दूंगा मैथ के, कोई परेशानी नहीं है। फिर साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या है, देखो साइंस में भी हमको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, कि हमसे वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमसे वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को बेसिक साइंस पढ़नी है, जो 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले वो कवर करनी है, और उसके बाद में थोड़ा सा इसी साइंस को बेसिक से एडवांस लेकर के जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो हमको पता है फॉर्मिक एसिड होता है, तो एकदम बेसिक। या फिर अम्ल के लिए अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं, है ना, या अम्ल को कौन सा लिटमस पेपर अम्ल को के लिए होता है, कौन सा लिटमस पेपर क्षार के लिए होता है, इस तरीके से। ये NCERT, ये परिवार भोजन, ये थीम नहीं पढ़नी है हम लोगों को, ये सीटेट के लिए होती हैं। हम लोगों को NCERT 6 to 8 साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। फिर PYQ, इसके लिए PYQ आप एक बार देखेंगे, और PYQ के 6 पेपर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, और एक बार मैं करवा भी दूंगा। मैं ये 6 पेपर जो अभी तक की यूपी टेट के 6 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये मैं यूट्यूब पे फ्री करवा दूंगा। उससे आपको एक क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, कितना टफ पूछा जा रहा है। फिर सिलेबस को हैंडल कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप समझिए। देखो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे मत चिपकाना। जैसे सिलेबस का जो है प्रिंट आउट आप दीवार पे मत चिपकाना, क्योंकि दीवार पे जो चिपका हुआ प्रिंट आउट होता है ना, वो दीवार पर ही चिपका रह जाता है। प्रिंट आउट निकाल करके आप अपनी टेबल पर रखें, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो उस टेबल पर रखें, तो वो आपके सामने रहेगा, ठीक है, सामने रहेगा। और जो जो टॉपिक आपके होते जा रहे हैं आप उनको टिक करते जाइए। जैसे पूरा सिलेबस निकलेगा ना, मैं सिलेबस टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, जो टॉपिक होते जा रहे हैं उसको टिक करते जाओ। ऐसे आप उसको पूरा मार्क कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं, उसके सामने लिख दो, ऐसे स्टार बना दो, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हाँ स्टार वाले टॉपिक मुझे दोबारा से पढ़ने हैं। और जो समझ में आएगा उनको टिक मार दो। और उसके बाद में जब आप MCQ सॉल्व करेंगे, जब मैं जो मॉक सॉल्व करेंगे, तो उसमें जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक पे वापस आकर के देखो कि हाँ ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो भी इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कब, जब आप अपना सिलेबस टिक करते हुए चलेंगे। अगर 40 चैप्टर हैं टोटल, 40 टॉपिक हैं, तो जब आप 20-25 टॉपिक टिक कर चुके होंगे तो उसको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि क्यों किसी बच्चे को लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी तैयारी को वो नहीं कर रहा होता है ना, वॉच नहीं कर रहा होता है, वो उसका पूरा डाटा इकट्ठा नहीं कर रहा होता, तो उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक जो हैं जिन पे मेरा कॉन्फिडेंस है। या तो ये लग रहा होता है कि हाँ GS तो मैंने पढ़ डाली है, GS ठीक है, सारे 4 टॉपिक हो गए, GS में से ही 4 टॉपिक उसके ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाए होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है जब वो खुद देखता है कि हाँ ये देखो मेरे 40 टॉपिक थे, उसमें से 35 टॉपिक मैंने कवर कर लिया, 5 टॉपिक बचे हैं, ये 2 दिन में कर लूँगा, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर रिवीजन
क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो आप भागेंगे नहीं। एक साइंटिफिक जो मेथड होता है स्टडी का, तो आप भागेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे रिवीजन क्या करना है, वही रिवीजन टॉपिक तो वही रिवीजन करना है ना जो आप पढ़ चुके हैं। अगर 4 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, 4 टॉपिक के आप नोट्स बना चुके हैं, तो जब आपको रिवाइज करना होगा तो आप पहले ये देखेंगे कि हाँ ये 4 टॉपिक हो चुके हैं, चलो इनके नोट्स मेरे बन गए, चलो नोट्स उठा के इनको रिवाइज कर लेता हूँ। जब टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आप टॉपिक को ब्लैक कलर से टिक करिए, रिवाइज जिन टॉपिक को करना है उनको रेड कलर से टिक करिए। तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इसको एक बार पढ़ा, एक बार रिवाइज हो गया, एक बार पढ़ा, एक बार रिवाइज हो गया। अच्छा ये पढ़ चुका हूँ लेकिन रिवाइज नहीं हुआ है अभी। समझ में आ रही बात? ये मेथड है पढ़ने का। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि व्हाट टू स्टडी तो बता देते हैं टीचर, लेकिन हाउ टू स्टडी नहीं बताते हैं टीचर। टीचर तुम्हें ये बता देंगे कि सिलेबस कितना है, टीचर ये नहीं बताएंगे उस सिलेबस को कवर कैसे करना है। तो आप पहले ये सीखो कि सिलेबस को हमें कवर कैसे करना है। और बहुत सा बच्चा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसलिए फेल नहीं होता है कि उसको चीज़ें आती नहीं है, वो इसलिए फेल होता है क्योंकि उसको ये पता नहीं होता है कि इतनी सारी चीज़ों को मैं कवर कैसे करूँ। क्योंकि अभी तक क्या था कि एकेडमिक में आप पढ़ रहे थे, प्रॉपर एक टीचर आपको सिलेबस दे रहा था, उसमें आपको पता था कि हाँ ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, वो टीचर की जिम्मेदारी थी चैप्टर खत्म कराना। लेकिन जब आप कंपटीशन की फील्ड में पैर रखते हैं तो टीचर से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी होती है सिलेबस को कवर करना। और इतने सिलेबस को आप कितनी जल्दी कवर कर लेते हैं, कंपटीशन इस बात का है। बात ये नहीं है कि बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसको कितने बच्चे लगा लेते हैं। बात यह है कि बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है उसमें से कितने बच्चे इसको 1 मिनट के अंदर लगा लेते हैं, कितने बच्चे 2 मिनट के अंदर लगा देते हैं। ये चीज़ है। तो कंपटीशन इस चीज़ का है, ना कि कंपटीशन इस चीज़ का है कि तुम्हें कितना आता है। तुम्हें जो आता है तुम कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ का कंपटीशन है। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अब क्या है, आज से आप क्या करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो अपने जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट कमजोर है। क्योंकि ऐसा है ना, 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, उसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तो होगा जिस पे आपकी कमांड हो, जो आपको लगता हो कि हाँ हिंदी मेरी ठीक है, या हो सकता है आपको लगता हो नहीं मैथ तो मेरी ठीक है। तो आप ये पहले करो, दूसरों के कहने पर ना हो। कोई तुमको पकड़ के गणित पढ़ा रहा है लेकिन मैथ तुम्हारी अच्छी है, तो तुम्हें मैथ नहीं पढ़नी है ना। कि हिंदी तुम्हारी अच्छी है, अगर हिंदी तुम्हारी अच्छी है और कोई तुम्हें पकड़ के हिंदी ही पढ़ाए डाल रहा है तो क्या फ़ायदा है। तुम्हें वो पढ़ना है जो तुम्हें नहीं आता है, कवर वो करना है सिलेबस जो नहीं आता है। जो आता है वही बार बार पढ़े जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और अपनी मेज पे रखो, और 3 महीने के लिए डेडिकेट रहो अपने सिलेबस को कवर करने में, उस सिलेबस का कितना पढ़ना है ये देखने में, MCQs लगाने में। ठीक, मैं आपको दूंगा मॉक टेस्ट। ये कब आएगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल मतलब कल। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जितनी भी PDFs आपको हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, मेन बात तो मैंने बताई नहीं, तो वही हो गया कि अपने काम की बात तो मैंने की ही नहीं, ये मेरा अंदाज़े गुफ्तगू ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्या दूंगा आप लोगों को, ये सुनो। यूपी टेट के लिए एक टेस्ट सीरीज़, ये उन बच्चों के लिए है जो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं। ये बाकी यूट्यूब पे मैं फ्री कंटेंट दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए वीडियो बना रहा था कि टेस्ट सीरीज़ ले लो मेरी। यूट्यूब पे प्रॉपर फ्री कंटेंट रहेगा। टेस्ट सीरीज़ में आपको 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे 90 दिन में। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? PYQ बेस्ड शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस के लिए MCQs टेलीग्राम पे मिलेंगे और यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टोटल लगभग 100 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। सब्जेक्ट कौन कौन से कवर करूंगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत और EVS, और साइंस, सोशल साइंस। इसमें सिर्फ मैथ कवर नहीं होगी। मैथ कवर इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैथ एक सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है, और वो मैं समझा नहीं सकता आपको उतनी अच्छी तरीके से जितनी अच्छी तरीके से मैथ के अदर टीचर्स आपको समझा सकते हैं। और मैथ के लिए यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भरा पड़ा है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको मैथ में सच में कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो आप टेलीग्राम पे मुझसे बात करिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस टीचर की वीडियोस देखनी चाहिए यूट्यूब पे, जो यूपी टेट के लिए मैथ का एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज़, ये इस टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है वो अभी 159 है, और ये 159 जो है वो 10 अप्रैल तक है। ठीक है, 10 अप्रैल के बाद में ये फिर से हमारा 299 का हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ को कैसे लेना है, इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए और यूपी टेट का फॉर्म
एज सून एज, जल्द से जल्द भर दीजिए। बाकी आपको यूपी टेट के लिए बेस्ट ऑफ लक।